अजय मेरू क्लासेज के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, आप इस वीडियो को पूरा देखें और अपने साथियों में से ज़रा शेयर करें ताकि उनको फायदा हो सके। और आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। विद्यार्थियों, एक बात और वो ये कि आपको मैं जो वीडियो के माध्यम से जो क्वेश्चंस उपलब्ध कराता हूं, इनको आप अलग रजिस्टर में नोट करें ताकि आपको एग्जाम के समय रिवीजन में आसानी रहे। तो आज के करंट अफेयर्स पर चर्चा करते हैं, जिसमें मुख्य रूप से आपके 2 पॉइंट्स हैं। पहला जो पॉइंट आपके दे रखा है वो है लोकपाल से संबंधित। लोकपाल को जो है 2019-20 के दौरान जो है 1427 शिकायतें मिली है, उसके बारे में बात करेंगे। और दूसरा जो पॉइंट है वो है आपके न्यूजीलैंड में लिबरल लेबर पार्टी की जो शानदार जीत हुई है और जेसिंडा अर्डन जो वहाँ की प्रधानमंत्री हैं, अब वो दूसरे कार्यकाल के लिए फिर से शपथ लेने जा रही है, तो इसके बारे में हम बात करेंगे। तो आप पहला क्वेश्चन देखिए। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार लोकपाल को 2019-20 में कुल कितनी शिकायतें मिली है? तो राइट आंसर है 1427। विद्यार्थियों, क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए इसके बारे में मैं आपको और जानकारी दे देता हूं। विद्यार्थियों, लोकपाल को 2019-20 में कुल 1427 शिकायतें मिली है। इनमें से 613 राज्य सरकारों के अधिकारियों से संबंधित हैं और 4 शिकायतें केंद्रीय मंत्रियों तथा जो है संसद सदस्यों के संबंधित हैं। और इसके अलावा 245 जो शिकायतें हैं वो केंद्र सरकार के अधिकारियों के विरुद्ध हैं और 200 जो है वो शिकायतें सार्वजनिक उपक्रमों, वैधानिक इकाइयों, न्यायिक संस्थाओं और केंद्र सरकार की स्वायत्त संस्थाओं के विरुद्ध है। और 135 जो शिकायतें हैं वो निजी क्षेत्र के लोगों और संगठनों के से संबंधित हैं और 6 शिकायतें राज्य सरकारों के मंत्रियों और विधानसभा सदस्यों के विरुद्ध है। और कुल जो शिकायतें मिली हैं, तो कुल शिकायतों में से 220 अनुरोध, टिप्पणियां और सुझाव के रूप में है। तो विद्यार्थियों, आपको इसमें जो मैंने अलग अलग जो है आंकड़े इसमें बताए हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है। एक तो आपके जो क्वेश्चन के रूप में दे रखा है कि लोकपाल को जो है 2019-20 के दौरान कुल कितनी शिकायतें मिली है, तो ये संख्या आपको याद रखनी है। एक आपको ये याद रखनी है कि जो कुल 1427 शिकायतें मिली, इनमें से 613 राज्य सरकारों के अधिकारियों से संबंधित है। एक आपको याद रखना है इसमें जो ज़्यादा महत्वपूर्ण है वो ये कि जो कुल जो शिकायतें मिली है, इनमें से 220 अनुरोध, टिप्पणियां और सुझाव के रूप में है। ये दो जो है आपको और जो है याद रखना है। वैसे मैंने अलग अलग आपको बता दिया इसमें कि जो 613 तो राज्य सरकार के अधिकारियों से संबंधित है, 4 जो है वो शिकायतें केंद्रीय मंत्रियों और संसद के सदस्यों से संबंधित है, और 245 जो शिकायतें हैं वो केंद्र सरकार के अधिकारियों से संबंधित है, और 200 सार्वजनिक उपक्रमों और वैधानिक इकाइयों, न्यायिक संस्थाओं तथा केंद्र सरकार की स्वायत्त संस्थाओं से संबंधित है। 135 जो शिकायतें हैं वो निजी जय क्षेत्र के लोगों से संबंधित हैं। परंतु आपको जो है इसमें याद रखना है, एक तो 613 शिकायतें जो राज्य सरकार के अधिकारियों से संबंधित, और एक आपको याद रखना है कि कुल शिकायतों में से कितनी शिकायतें अनुरोध, टिप्पणियों और सुझाव के रूप में है, तो वो है 220। ये याद रखना है विद्यार्थियों आपको। और लोकपाल के बारे में अगर आगे बात करें तो ये कि ये जो कुल जो 1427 जो शिकायतें मिली हैं, इनमें से 1347 शिकायतों का निस्तारण किया गया है। निस्तारण मतलब इनका निपटारा किया गया है। तो ये भी आपको याद रखना है, कुल शिकायतों में से 1347 शिकायतों का निस्तारण किया गया है, यानी कि उनका निपटारा किया गया है। ये भी आपको याद रखना है। और विद्यार्थियों, आपको मालूम होना चाहिए कि लोकपाल सार्वजनिक पदाधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों में जांच करने वाली सर्वोच्च संस्था है। ये भी आपको ध्यान रखना है कि यानी कि लोकपाल का कार्य क्या है। तो आपको ध्यान रखना है कि लोकपाल सार्वजनिक पदाधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों में जांच करने वाली सर्वोच्च संस्था है। ये आपको ध्यान रखना है। और विद्यार्थियों, आपको मालूम होगा राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 23 मार्च 2019 को
न्यायमूर्ति पिनाकी चंद्र घोष को लोकपाल के प्रमुख के रूप में शपथ दिलाई थी। तो आपको याद रखना है कि वर्तमान में जो है लोकपाल अध्यक्ष कह लो या प्रमुख कह लो, एक ही बात है। तो वर्तमान में लोकपाल अध्यक्ष हैं पिनाकी चंद्र घोष। और लोकपाल की नियुक्ति कब हुई ये भी याद रखना है। तो क्योंकि पहले लोकपाल के अध्यक्ष के रूप में पिनाकी चंद्र घोष ही है, तो लोकपाल की जो है नियुक्ति कब हुई, तो 23 मार्च 2019 को। विद्यार्थियों, इसके अलावा एक बात और मैं आपको बताऊं, वो ये कि लोकपाल के 8 सदस्य होते हैं। लोकपाल में अध्यक्ष के अलावा जो है 8 अन्य सदस्य होते हैं, ये भी आपको याद रखना है। फिर से रिपीट करूं, लोकपाल के अध्यक्ष के अतिरिक्त 8 सदस्य होते हैं। तो विद्यार्थियों, 23 मार्च 2019 को तो लोकपाल के प्रमुख के रूप में पिनाकी चंद्र घोष की नियुक्ति की गई, उनको शपथ दिलाई गई। और फिर उसके बाद जो है लोकपाल के 8 सदस्यों को जो है न्यायमूर्ति पिनाकी चंद्र घोष ने 27 मार्च 2019 को जो है पद की शपथ दिलाई। तो ये भी आपको याद रखना है विद्यार्थियों कि लोकपाल को जो है शपथ कौन दिलाता है, तो राष्ट्रपति। और नियुक्ति तो खैर राष्ट्रपति ही करते हैं, परंतु शपथ भी राष्ट्रपति दिलाते हैं लोकपाल अध्यक्ष को। और 8 जो सदस्य होते हैं लोकपाल के, उनको जो है शपथ कौन दिलाता है, तो लोकपाल अध्यक्ष यानी कि लोकपाल प्रमुख, वो जो है शपथ दिलाते हैं। ये आपको याद रखना है। तो लोकपाल अध्यक्ष जो है के पद पर नियुक्त किया पिनाकी चंद्र घोष को 23 मार्च 2019 को। उसके बाद 27 मार्च 2019 को जो है लोकपाल अध्यक्ष जो है पिनाकी चंद्र घोष ने ये 8 सदस्यों को शपथ दिलाई। तो नियुक्ति में और शपथ में आपको अलग अलग याद रखना है। नियुक्ति जो है लोकपाल के अध्यक्ष की और 8 सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति ही करते हैं, परंतु शपथ में आप अंतर याद रखना, लोकपाल अध्यक्ष यानी कि लोकपाल प्रमुख को जो है शपथ राष्ट्रपति दिलाते हैं। और 8 जो अन्य सदस्य हैं, तो 8 सदस्यों को जो है लोकपाल प्रमुख शपथ दिलाते हैं। ये आपको याद रखना है। नियुक्ति तो मैंने क्या कहा, लोकपाल अध्यक्ष यानी कि लोकपाल प्रमुख और 8 सदस्यों की नियुक्ति तो राष्ट्रपति जी ही करते हैं, परंतु शपथ दिलाने में अंतर है, ये आपको याद रखना है। एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे ही पूछते हैं, तो आपको ध्यान रखना है लोकपाल प्रमुख यानी लोकपाल अध्यक्ष को शपथ राष्ट्रपति जी दिलाते हैं, और 8 जो अन्य सदस्य हैं उनको शपथ लोकपाल प्रमुख दिलाते हैं। ये आपको याद रखना है। एक बात और आपको बताऊं विद्यार्थियों इसमें कि इन 8 सदस्यों में से एक जो है सदस्य न्यायमूर्ति अजय कुमार त्रिपाठी, जिनका जो है अभी हाल ही में यानी कि 2020 में मई 2020 में निधन हो गया, तो इनका नाम भी आपको याद रख लेना है अगर हो सके तो। अजय कुमार त्रिपाठी, जिनका कि जब मई 2020 में निधन हो गया। और एक जो है अन्य जो सदस्य हैं, सदस्य जो रहे हैं, जिनका नाम जो है दिलीप बी भोसले, न्यायमूर्ति दिलीप बी भोसले, इन्होंने जो है अपने पद से इस्तीफा दे दिया। तो इन्होंने इस्तीफा दिया था जनवरी 2020 में इस्तीफा दिया था इन्होंने। तो अब आपको ध्यान रखना है, क्योंकि 2 जो सदस्य जिनके नाम मैंने आपको बोले हैं, एक तो जो है अजय कुमार त्रिपाठी, जिनका निधन हो गया मई 2020 में, ये पद खाली हो गया इनका। और एक जो है सदस्य जिनका मैंने बोला नाम, न्यायमूर्ति दिलीप बी भोसले, तो इन्होंने जनवरी 2020 में पद से इस्तीफा दे दिया था। तो वर्तमान में जो है इन 8 में से ये 2 पद खाली हैं, 8 सदस्यों में से ये 2 के पद खाली हैं। और विद्यार्थियों, आपको मालूम होना चाहिए कि इस लोकपाल संबंधित नियम के अनुसार लोकपाल में एक अध्यक्ष और 8 सदस्यों के होने का प्रावधान है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। खैर ये संख्या तो मैंने आपको बता दी, तो ये भी आपको याद रखना है कि लोकपाल में अध्यक्ष के अलावा कितने सदस्य होते हैं, तो 8। तो विद्यार्थी इसमें आपको अलग अलग क्वेश्चन याद रखने हैं। तो आप अगला क्वेश्चन देखिए। डिजिटल भुगतान संबंधी सेवा प्रदान करने वाली कंपनी पेटीएम अब क्रेडिट कार्ड से वॉलेट में पैसा जोड़ने पर कितना प्रतिशत शुल्क लेगी? तो राइट आंसर है 2%। विद्यार्थियों, अभी तक यदि कोई उपभोक्ता 1 महीने में क्रेडिट कार्ड से अपने वॉलेट में 10,000 रुपये से अधिक जोड़ता था, तभी यह 2% शुल्क देना होता था। ये आपको ध्यान रखना है। 10,000 वाली बात में जो बोली है आपको कि 10,000 से अधिक जो है
क्रेडिट कार्ड, एक महीने में क्रेडिट कार्ड से अपने वॉलेट में 10,000 रुपये से अधिक जोड़ता था तभी जो है उसको 2% देना होता था। परंतु अब इसमें जो है नियम में बदलाव कर दिया गया है। और परंतु भले ही नियम में बदलाव कर दिया हो, परंतु उपभोक्ताओं के पास अन्य विकल्प भी हैं। तो उपभोक्ताओं के पास जो है अन्य विकल्प के तौर पर यूपीआई, नेट बैंकिंग और डेबिट कार्ड का इस्तेमाल करने के विकल्प हैं उनके पास। तो विद्यार्थियों, आप अगला क्वेश्चन देखिए। रत्न एवं आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद के आंकड़ों के अनुसार पिछले वर्ष की तुलना में चालू वित्त वर्ष में निर्यात में कितने प्रतिशत की गिरावट आने का अनुमान जो है व्यक्त किया है। तो राइट आंसर है 20 से 25% तक। रत्न आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद के आंकड़ों के अनुसार पिछले वर्ष की तुलना में, यानी 2019 की तुलना में इस साल जो है वो निर्यात में कितने प्रतिशत गिरावट आने का अनुमान है। तो जो है 20 से 25% तक। विद्यार्थियों, आपको मालूम होना चाहिए रत्न आभूषण का निर्यात सबसे ज़्यादा जयपुर से होता है। और यहाँ पर वैसे तो जो है हीरो की जो है, यानी कि जो कच्चा माल जो है मंगाया जाता है अफ्रीकी देशों से, तो हीरो की कटिंग और पॉलिश का कार्य वो सबसे ज़्यादा जो है सूरत में होता है और सूरत के बाद जयपुर में होता है। परंतु आभूषणों की अगर बात करें, दोनों को मिला दें, रत्न और आभूषण दोनों की अगर बात करें, तो जयपुर से सब ज़्यादा जो है रत्न आभूषण निर्यात होते हैं। और स्पेशली जो है अगर आभूषण की बात करो तो भी जयपुर है। तो विद्यार्थियों, निर्यात में जयपुर का काफ़ी नाम है वर्ल्ड में। और विद्यार्थियों, यहाँ पर मैं आपको बताऊं कि रत्न आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद ने जो आंकड़े जारी किए हैं, तो उनके अनुसार 2019-20 में, यानी कि 2019-20 के दौरान जो है रत्न आभूषण का निर्यात 2,52,249.46 करोड़ रुपए का निर्यात हुआ था। मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, 2,52,249.46 करोड़ रुपए का निर्यात हुआ था 2019-20 में। तो ये भी आपको याद रखना है। तो इसमें जो है गिरावट आने का अनुमान व्यक्त किया है 20 से 25% का। तो विद्यार्थियों, आप अगला क्वेश्चन देखिए। जस्टिन ट्रूडो किस देश के प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने चीन में मानवाधिकार उल्लंघनों के खिलाफ समर्थन देने की घोषणा की है। तो राइट आंसर है कनाडा, यानी कि जस्टिन ट्रूडो कनाडा के प्रधानमंत्री हैं। विद्यार्थियों, आपको मालूम होना चाहिए कि चीन के द्वारा चीन का जो एक प्रांत है जिनजियांग प्रांत, तो वहाँ पर उइगर जो मुस्लिम है उनके खिलाफ जो है चीन दमनकारी नीति अपनाई हुई है कई जो है वर्षों से, और वहाँ पर उनका दमन हो रहा है। परंतु विश्व में जो है उनके प्रति कोई जो है सहानुभूति जो है इस तरह से प्रकट नहीं करते हैं। हाँ, अब जरूर जो है चीन के खिलाफ कई देश मुखर हो रहे हैं और उइगर मुसलमानों के जो है खिलाफ जो दमन हो रहा है उसके बारे में चीन की जो आलोचना करते हैं और चीन पर दबाव डालते हैं कि वो जो है उनका दमन बंद करे। परंतु चीन जो है अपने इस दमनकारी नीति को जो है जारी रखे हुए है। और विद्यार्थियों, इसी तरह से जो है चीन हांगकांग के प्रति भी इसी तरह की नीति अपनाए हुए है, क्योंकि हांगकांग जो है पहले ब्रिटेन के उपनिवेश के रूप में था और ब्रिटेन ने जब चीन को जो है सौंपा था हांगकांग को, तब ये जो है शर्त थी कि चीन जो है हांगकांग की स्वायत्तता से किसी तरह से छेड़छाड़ नहीं करेगा, उसकी स्वायत्तता को बरकरार रखेगा। परंतु अब वहाँ पर हांगकांग में भी जो है इसी तरह का जो वो दमनकारी नीति अपनाई हुई है। वहाँ पर जो है वो लोकतंत्र समर्थकों की जो है वो गिरफ्तारियाँ की जा रही है। तो और वहाँ से कई लोग भागकर, हांगकांग से भागकर कनाडा भी पहुँचे हैं, यूएसए पहुँचे हैं। तो इस तरह से यहाँ पर भी दमन हो रहा है। इसलिए जस्टिन ट्रूडो ने जो है चीन के मानवाधिकार उल्लंघनों की आलोचना की है और उन जो है मानवाधिकार उल्लंघनों के खिलाफ जो है उन्होंने समर्थन देने की घोषणा भी की है। तो आपको याद रखना है जस्टिन ट्रूडो। तो आप अगला क्वेश्चन देखिए। अबू धाबी किस देश की राजधानी है जहां पर पहले हिंदू मंदिर का निर्माण किया जा रहा है। तो राइट आंसर है संयुक्त अरब अमीरात, यानी कि संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी है अबू धाबी। और यहाँ पर पहला हिंदू मंदिर बन रहा है। तो विद्यार्थियों,
ये जो मंदिर बनवाया जा रहा है, तो इस मंदिर का निर्माण कार्य स्वामी नारायण संस्था के द्वारा करवाया जा रहा है, इस मंदिर का निर्माण कार्य। और इस मंदिर की आधारशिला अप्रैल 2019 में रखी गई थी, तो इसका निर्माण कार्य वहां पर चल रहा है अभी। और वहाँ की जो अब जो है संयुक्त अरब अमीरात के जो विदेश मंत्री हैं, उन्होंने जो है मंदिर निर्माण के कार्यों का जायजा लिया और वहाँ पर ये निर्माण कार्य जो है अभी जारी है। तो आप अगला क्वेश्चन देखिए। अमेरिका व रूस के बीच 2010 में हुई न्यू स्टार्ट संधि की समय सीमा कब पूरी होने वाली है, जिसे आगे बढ़ाने से अमेरिका ने मना कर दिया है? तो राइट आंसर है 1 फरवरी 2021, यानी कि न्यू स्टार्ट संधि की समय सीमा पूरी होने वाली 1 फरवरी 2021 को। विद्यार्थियों, यहाँ पर आपको मालूम होना चाहिए कि अमेरिका और रूस ने सामरिक परमाणु बलों पर अपने अंतिम कानूनी पेच को दूर करने संबंधी एक दूसरे के प्रस्ताव खारिज कर दिए हैं, क्योंकि अमेरिका इस संधि को त्रुटिपूर्ण मानता है, जबकि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अमेरिका से आग्रह किया कि वो इस जो है न्यू स्टार्ट संधि को जो है बिना किसी शर्त के, यानी कि कोई बदलाव किए, इस संधि को आगे बढ़ाएं। तो परंतु अमेरिका ने इसको त्रुटिपूर्ण कहते हुए जो है आगे बढ़ाने से मना कर दिया है। और विद्यार्थियों, आपको मालूम होना चाहिए कि अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति बराक ओबामा और रूस के राष्ट्रपति दमित्री मेदवेदेव ने 2010 में जो है ये संधि की थी, न्यू स्टार्ट संधि की थी। और तो ये न्यू स्टार्ट जो संधि है विद्यार्थियों, ये परमाणु हथियारों में कटौती करने से संबंधित है संधि। तो आपको इसमें ध्यान रखना है कि ये संधि कब की गई थी, तो 2010 में। और उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे, रूस के राष्ट्रपति कौन थे, ये भी आपको याद रखना है। तो अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा और रूस के राष्ट्रपति तो इसमें दमित्री मेदवेदेव, ये आपको याद रखना है। और ये जो आपके क्वेश्चन दे रखा है खैर, ये तो आपको याद ही रखना है। तो आप अगला क्वेश्चन देखिए। जेसिंडा अर्डन किस देश की प्रधानमंत्री है जिन्होंने अपने दूसरे कार्यकाल के लिए आम चुनाव में 16 अक्टूबर को शानदार जीत दर्ज की है? तो राइट आंसर है न्यूजीलैंड। विद्यार्थियों, जो है यहाँ पर जो आपके लिखा है जो है जेसिंडा अर्डन के बारे में, जेसिंडा अर्डन, तो इनकी जो पार्टी है विद्यार्थियों, उस पार्टी का नाम आपको याद रखना है। इनकी पार्टी का नाम है लिबरल लेबर पार्टी। और इस लिबरल लेबर पार्टी ने जो है शानदार जीत दर्ज की है, और इसीलिए अब जो है इस पार्टी की नेता जेसिंडा अर्डन अब दूसरे कार्यकाल के लिए शपथ लेने जा रही है। तो आपको ये ध्यान रखना है। परंतु विद्यार्थियों, यहाँ पर मैं आपको बताऊं कि ये जेसिंडा अर्डन विश्व की दूसरी ऐसी जो है नेता है जिन्होंने इस संवैधानिक पद पर रहने के दौरान 2017 में एक बच्चे को जन्म दिया था। तो ये विश्व की दूसरी जो है महिला प्रधानमंत्री है जिन्होंने पद पर रहने के दौरान एक बच्चे को जन्म दिया था 2017 में। तो विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री का नाम भी आपको याद रखना है जिसने पद पर रहने के दौरान बच्चे को जन्म दिया था। तो वो प्रधानमंत्री थी बेनजीर भुट्टो। पाकिस्तान की प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो पहली जो है प्रधानमंत्री जिन्होंने पद पर रहने के दौरान बच्चे को जन्म दिया। और अब ये दूसरी जो है महिला प्रधानमंत्री जेसिंडा अर्डन जिन्होंने बच्चे को जन्म दिया था। ये भी आपको एक अलग से क्वेश्चन याद रखना है। और यहाँ पर पद पर रहने के दौरान की बात है विद्यार्थियों, जेसिंडा अर्डन इन्होंने पद पर रहने के दौरान जो बच्चे को जन्म दिया, और बेनजीर भुट्टो ने भी पद पर रहने के दौरान बच्चे को जन्म दिया था। तो पहली जो है बेनजीर भुट्टो है और दूसरी जेसिंडा अर्डन है जिन्होंने 2017 में बच्चे को जन्म दिया था। विद्यार्थियों, एक और बात मैं आपको बताऊं, इनकी जीत के पीछे यानी जेसिंडा अर्डन की जो पार्टी है उसको जो शानदार जीत दर्ज है, उसको जो शानदार जो जीत मिली है चुनाव में, उसके पीछे कारण है क्योंकि कोरोना संक्रमण के प्रसार को रोकने में जो है इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। और इनकी जो है सफल कोशिश जो है यानी कोरोना संक्रमण को रोकने
की जो है सफल कोशिश ने ही उनकी लोकप्रियता को बढ़ाया और उनकी पार्टी को जो है ये सफलता मिली। तो विद्यार्थियों यहाँ पर ये क्वेश्चन भी याद रखना है। तो आप अगला क्वेश्चन देखिए। इंडियन सुपर लीग की टीम मुंबई सिटी एफसी ने 17 अक्टूबर को आगामी सत्र के लिए फ्रांसीसी मोरक्को के मिडफील्डर ह्यूगो बोमोस से कब तक के लिए अनुबंध किया है? तो 2022 तक। विद्यार्थियों इसमें आपको टीम का नाम याद रखना है, मुंबई सिटी एफसी। ये टीम जिसने की जाए आगामी सत्र के लिए फ्रांसीसी मोरक्को के मिडफील्डर हुगो बोमोस से जो है अनुबंध किया है 2022 तक के लिए। और यहाँ पर आप अगला क्वेश्चन देखिए। बाला देवी किस खेल से संबंधित है? तो राइट आंसर है फुटबॉल। विद्यार्थियों आपको मालूम होना चाहिए बाला देवी भारत की महिला फुटबॉल टीम की कैप्टन है। तो आप अगला क्वेश्चन देखिए। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020 में 107 देशों की सूची में भारत कौन से स्थान पर है? तो राइट आंसर है 94 यानी कि 94वें स्थान पर है। 107 देशों की ये सूची जारी हुई है, तो 107 देशों की सूची में भारत 94वें स्थान पर है। यानी कि तो यहाँ पर जो भारत में इस इंडेक्स के अनुसार अगर देखें तो भूखमरी की समस्या ज़्यादा है। विद्यार्थियों आपको मालूम होना चाहिए कि इस सूची में यह है श्रीलंका की अगर बात करें तो श्रीलंका 64वें स्थान पर है, और नेपाल की अगर बात करें तो नेपाल इसमें 73वें स्थान पर है 73, और बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश 75वें स्थान पर है। पाकिस्तान की बात करें तो 88 नंबर पर है। यानी कि ये देश जिनके नाम मैंने बोले श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान, इनकी अगर बात करें तो यहाँ पर ये भारत की तुलना में यहाँ पर भूखमरी कम है। जो है इस इंडेक्स के हिसाब से अगर देखें तो इन देशों में जो है भारत की अगर इन देशों के साथ तुलना करें तो भारत की जो तुलना में इन देशों में भूखमरी कम है। विद्यार्थियों आपको एक और बात याद रखनी है 2019 की, क्योंकि 2019 में जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो जारी हुआ तो उसमें 117 देशों की जो है सूची जारी हुई थी। तो 117 देशों की सूची में भारत जो है 102 नंबर पर था, और अब जो है ये सूची जारी हुई तो इसमें 94 नंबर पर है। तो विद्यार्थियों आपको ये वीडियो कैसा लगा? इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।